जब दो बच्चे एक खूबसूरत लेकिन सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं, जहां ना माता पिता होते हैं, ना कोई नियम, ना ही समाज का सहारा, तो क्या होता है? वे प्रकृति की गोद में बड़े होते हैं। चारों तरफ सिर्फ खूबसूरती है, लेकिन खतरे भी हैं। धीरे धीरे उन्हें मासूमियत, मोहब्बत, चाहत और जिंदा रहने की जद्दोजहद सबसे असली और कच्चे रूप में समझ में आने लगती है। द ब्लू लगून सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि मासूमियत खोने की दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है समंदर में चल रहे एक जहाज से। वहां है रिचर्ड, एक जिज्ञासु छोटा लड़का, और एमिलीन, एक मासूम सी प्यारी लड़की। दोनों बच्चे हैं, डेक पर इधर उधर खेलते घूमते और मस्ती करते हैं। बड़े लोग भी जहाज पर मौजूद हैं, जिनमें पैडी भी है, जो कुक है और बच्चों पर थोड़ा नजर रखता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य रखता है। अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान काला हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं और लहरें पागल जैसी उठने लगती हैं। साफ दिखने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। पैडी, जो बच्चों का ख्याल रखने वाला इंसान है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वो रिचर्ड और एमिलीन को एक छोटी नाव या बेड़े में बैठा देता है। तूफान बहुत भयंकर होता है। बिजली चमक रही है, विशाल लहरें उठ रही हैं, चारों ओर गरज गर्जना है। आखिरकार पैडी, रिचर्ड और एमिलीन एक सुनसान ट्रॉपिकल द्वीप पर बहकर पहुंच जाते हैं। वे डरे हुए हैं, थके हारे हैं, लेकिन उनके पास एक दूसरे का सहारा है। पैडी ही वहां अकेला बड़ा इंसान है, इसलिए वो उनका शिक्षक और रक्षक बन जाता है। शुरुआत में बच्चे डरे हुए और उलझन में रहते हैं। उन्होंने कभी इस तरह अकेले रहना महसूस नहीं किया था, लेकिन पैडी धीरे धीरे उन्हें समझाता है कि इस जगह पर कैसे जिया जाए, कहाँ से मीठा पानी मिलेगा, कौन से फल खाने लायक हैं। वो उन्हें मछली और केकड़े पकड़ना सिखाता है, यहाँ तक कि आग जलाना भी सिखाता है। शुरू शुरू में सब कुछ थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और अनुभवहीन भी। वो उन्हें झोपड़ी बनाना भी सिखाता है। सब मिलकर पत्तों, टहनियों और जो भी सामान मिलता है, उससे एक छोटा सा आश्रय बना लेते हैं। पैडी उन्हें समझाता है कि सुरक्षित कैसे रहना है, किन जगहों से दूर रहना है और प्रकृति का सम्मान कैसे करना है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि पैडी की मौत हो जाती है। अब बच्चे पूरी तरह अकेले रह जाते हैं। उन्हें वही सब याद रखना और अपनाना पड़ता है जो पैडी ने सिखाया था। दरअसल उसकी दी हुई सीख ही उनके बाकी जीवन की नींव बन जाती है। अगर पैडी उन्हें मार्गदर्शन ना देता तो शायद वो बिल्कुल खो जाते, लेकिन उसकी वजह से अब वे खुद से जिंदा रहना सीख चुके हैं। पैडी के जाने के बाद रिचर्ड और एमिलीन बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। साल गुजरते जाते हैं और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। उनके शरीर बदलने लगते हैं, उनका स्वभाव और सोच भी बदलने लगती है, और अब वे एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगते हैं। बचपन की जो बातें पहले सिर्फ खेल या मस्ती जैसी लगती थीं, अब अलग महसूस होने लगती हैं। उनमें एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक दूसरे के लिए और अपने खुद के एहसासों के लिए भी। अकेले रहते हुए उनके पास ना कोई नियम है, ना कोई बड़ा जो बताए कि क्या सही है और क्या गलत। सब कुछ वे स्वाभाविक तरीके से अनुभव करते हैं। एक दिन एमिलीन को एहसास होता है कि अब वो बच्ची नहीं रही, उसका शरीर बदल रहा है, उसे पहली बार पीरियड होता है। शुरू में वो घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ना कोई माँ है, ना स्कूल, ना कोई और जो उसे समझा सके। रिचर्ड देखता है कि एमिलीन परेशान और डरी हुई है, लेकिन वो भी कुछ ठीक से नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके अपने शरीर और भावनाएं भी बदल रहे होते हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, क्योंकि उनके पास सहारा देने वाला बस एक दूसरे ही हैं। जैसे जैसे रिचर्ड और एमिलीन बड़े होते हैं, एमिलीन रिचर्ड को नए नजरिए से देखने लगती है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, करीब आने की जिज्ञासा, एक खिंचाव। ये सब बिल्कुल स्वाभाविक है। रिचर्ड भी अपने अंदर कुछ नए एहसास महसूस करने लगता है। एक दिन वो एमिलीन के थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता है, शायद उसका हाथ पकड़ना या उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन एमिलीन तैयार नहीं होती। डर या अनिश्चितता की वजह से वो उसे रोक देती है। रिचर्ड को ये बात समझ नहीं आती। उसे लगता है जैसे उसे ठुकरा दिया गया हो। गुस्से और झुंझलाहट में वो आवेश में आके एमिलीन को झोपड़ी से बाहर धक्का दे देता है। बेचारी एमिलीन को पूरी रात बाहर रहना पड़ता है, ठंडी हवाओं और बारिश में। नतीजा ये होता है कि वो बीमार पड़ जाती है। ये उनकी कहानी का एक अहम मोड़ है। डर, बीमारी और रिचर्ड को अपने व्यवहार के नतीजे समझ आने के बाद दोनों गहराई से सोचने लगते हैं। रिचर्ड को अपराध बोध होता है और एमिलीन को भी ये एहसास होता है कि गुस्से के बावजूद रिचर्ड उसके लिए परवाह करता है। इस कठिन अनुभव के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। उस पल के बाद से उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो जाता है। अब वे एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं, सीमाओं की इज्जत करना सीखते हैं और उनका प्यार गहराता है। ये अब सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं रह जाती, बल्कि दो ऐसे इंसानों का रिश्ता बन जाता है जो हर मायने में एक दूसरे पर निर्भर हैं।
उस झगड़े और एमिलीन के बीमार पड़ने के बाद दोनों एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगते हैं। डर, जिंदा रहने की जद्दोजहद और अनिश्चितता की उस साझा कहानी ने उनके रिश्ते को गहराई दी है। धीरे धीरे उनका आकर्षण सच्चे, मासूम और कोमल प्यार में बदल जाता है। अब वे ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं, बिल्कुल सहज और स्वाभाविक तरीके से। धीरे धीरे वे एक कपल की तरह जिंदगी जीने लगते हैं, साथ में झोपड़ी में रहना, खाना पकाना, तैरना और द्वीप को खोजना। वे हाथ पकड़ते हैं, हंसते हैं और उनका भावनात्मक रिश्ता उतना ही मजबूत हो जाता है जितनी उनकी शारीरिक जरूरतें। फिल्म इस हिस्से को बड़े शांत और कोमल पलों से दिखाती है। कभी रिचर्ड एमिलीन का ख्याल रखता है जब वो थकी या बीमार होती है, तो कभी एमिलीन रिचर्ड का ध्यान रखती है। दोनों को एक दूसरे के पास रहने में सुकून और आनंद महसूस होने लगता है। वे अपने एहसासों को शारीरिक रूप से भी खोजते हैं, लेकिन यह सब एक स्वाभाविक और नर्म हिस्से की तरह दिखाया जाता है, ना कि किसी मजबूरी या दबाव की तरह। साथ रहते रहते वे भरोसा करना, सीमाएं समझना और नजदीकियां निभाना सीख जाते हैं। उनकी दिनचर्या अब भी जीवित रहने की जद्दोजहद पर टिकी होती है, लेकिन इसमें भावनात्मक गहराई भी जुड़ जाती है। अब वे सिर्फ दोस्त या बचपन के साथी नहीं रह जाते, बल्कि हर मायने में एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। धीरे धीरे एमिलीन गर्भवती हो जाती है। उनके लिए ये पूरी तरह नया अनुभव है। उनके आसपास किसी ने कभी उन्हें मार्गदर्शन नहीं दिया और उनके पास कोई दवा या बाहरी मदद भी नहीं है। शुरुआत में एमिलीन पूरी तरह नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन रिचर्ड बदलाव महसूस करता है और धीरे धीरे दोनों समझ जाते हैं कि उनका बच्चा आने वाला है। वे एक तरह से खुश भी हैं क्योंकि वे नया जीवन पैदा करने वाले हैं, लेकिन साथ ही ये डरावना भी है क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद से ही समझना और संभालना पड़ रहा है। रिचर्ड अब पूरी तरह से एक देखभाल करने वाले की भूमिका में आ जाता है। वो एमिलीन को आराम करने में मदद करता है, उसे मौसम की मार से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि उसके पास पर्याप्त खाना हो। जब बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए ये राहत, खुशी और इस एहसास का मिश्रण होता है कि अब द्वीप पर जीवन और भी जटिल हो गया है। उन्हें बच्चे की देखभाल के साथ साथ अपनी जीविका भी बनाए रखनी पड़ती है। उनका प्यार और रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि जो भी कठिनाइयां, तूफान, बीमारी, अकेलापन आती हैं, वे सब एक परिवार की तरह मिलकर सामना करते हैं। कहानी के बाद के हिस्से में रिचर्ड को द्वीप के किसी अन्य हिस्से में धुआं या हलचल दिखाई देती है और वो जांच करने का निर्णय लेता है। वहां उसे पास ही एक आदिवासी जनजाति के लोग रहते हुए दिखते हैं। शुरुआत में वो उत्सुक होता है, शायद थोड़ा रोमांचित भी, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि वे पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये जनजाति खतरनाक भी हो सकती है। वे अलग नियमों और तरीकों से जीते हैं और उनका जीवन रिचर्ड और एमिलिन के लिए अनजाना और अनिश्चित है। उसे डर लगता है कि अगर वे उनके पास आएं तो ये उनकी सुरक्षा, उनका घर और उनके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। जनजाति को देखकर रिचर्ड गंभीरता से द्वीप छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। अब वो समझता है कि द्वीप पूरी तरह से अलग थलग नहीं है और उनके छोटे से स्वर्ग के बाहर की दुनिया जटिल और संभवतः खतरनाक हो सकती है। उसका तर्क सरल है, उन्होंने यहाँ एक जिंदगी बसाई है, वे इस धरती को जानते हैं और जाने से उन्हें सच में खतरा हो सकता है, खासकर एमिलिन और उनके बच्चे के लिए। ये पल रिचर्ड के द्वीप छोड़ने में हिचकिचाहट का कारण और मजबूत करता है। ये सिर्फ द्वीप से लगाव नहीं है, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। वो समझता है कि बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह वही है जहां पर उनका घर और परिवार पहले से है। लेकिन चीजें जल्द ही बिगड़ जाती हैं। पानी में एक शार्क दिखाई देती है। जब वे बेड़े पर होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास सहारा देने वाली छड़ें या पैडल नहीं है, जिससे रास्ता तय करना मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनका बेटा कुछ जहरीले बीन्स खा चुका है और वे भी गलती से वही बीन्स खा लेते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये उसी खाने का हिस्सा था जो वे अपने साथ ले गए थे। जहर उन्हें कमजोर कर देता है और वे खुले समंदर में असुरक्षित होकर तैरते रहते हैं, बिना किसी सही सहारे के। लेकिन फिर मानो किसी संयोग से क्षितिज पर एक जहाज दिखाई देता है। जहाज उन्हें देखता है, जो पता है संभावित बचाव का संकेत है। इस पल में उम्मीद और दुख दोनों का मिश्रण होता है। हालांकि उन्हें देखा गया है, लेकिन उनकी ये मुश्किल घड़ी पहले ही उन्हें अपनी सीमाओं तक आजमा चुकी है। अगर आपको द ब्लू लगून की ये पूरी कहानी पसंद आई तो याद रखें, फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में लगभग $58 मिलियन कमाए थे। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.6/10 है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी मूवी एक्सप्लेनेशन, पर्दे के पीछे की कहानियां और सिनेमा की जानकारियों के लिए मूवी कैप को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें।